नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं संसद में पूछे गए लिखित सवाल और उनके जवाब। प्रश्नकाल के जरिए हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस यानी अतारांकित प्रश्नों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अतारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा सकता है। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिकों से जुड़े होते हैं, लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी लिखित ही दिया जाता है। हमारे कार्यक्रम का फोकस अनस्टार्ड क्वेश्चंस पर है। कुछ सवाल जो आपके दिमाग में चलते होंगे, इस कार्यक्रम के जरिए हम उनका जवाब आपको देंगे। क्या है योजनाएं, क्या कुछ है सरकार की प्लानिंग, क्या है सांसदों के सवाल और क्या है उस पर सरकार के जवाब, आपको दिखाएंगे संसद टीवी की इस खास पेशकश के जरिए। आज के कार्यक्रम में शुरुआत करेंगे रेल मंत्रालय से जुड़े सवाल के साथ। रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। आज के कार्यक्रम में हमने जो सवाल लिया है उसे पूछा है लोकसभा सांसद प्रभु भाई वसावा ने। उन्होंने रेल मंत्री से पूछा कि देश में ऐसे रेलवे स्टेशनों की तादाद कितनी है जहां वर्तमान में यात्रियों को मुफ्त वाईफाई सुविधा दी जा रही है, और उन रेलवे स्टेशनों की तादाद कितनी है जहां यात्रियों को यह सुविधा नहीं मिल रही है, और देश के सभी स्टेशनों पर यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। इस सवाल का जवाब रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल पर 6045 स्टेशनों पर वाईफाई सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। भारतीय रेल द्वारा हॉल्ट स्टेशनों को छोड़कर सभी स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा मुहैया कराने का फैसला लिया गया है। बचे हुए स्टेशनों पर वाईफाई की व्यवस्था का काम प्रगति पर है और इन स्टेशनों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अवसंरचना की उपलब्धता पर यह निर्भर करता है। इस वित्त वर्ष में 55 स्टेशनों पर काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं रक्षा मंत्रालय से जुड़े सवाल की। लोकसभा सांसद नितेश गंगादेव ने रक्षा मंत्री से पूछा कि क्या हाल के वर्षों में हुई कई दुर्घटनाओं के कारण भारतीय वायुसेना की मिग श्रेणी के विमानों के फेज आउट करने की योजना है। क्या देश के पूर्वी और उत्तर पश्चिम सीमा पर हाल ही में पैदा खतरे के कारण 36 राफेल विमानों को पूर्व निर्धारित समय से पहले खरीदने की योजना है। इस अहम सवाल का जवाब रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना के सभी विमान दैनिक रूप से और समय समय पर गहन तकनीकी जांच से गुजरते हैं, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि उड़ान से पहले वायुयान पूरी तरह से ठीक है। फिलहाल वायुसेना में इन्वेंट्री में इस्तेमाल हो रहे मिग 21 विमान की उपयोगिता और विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है। एक लड़ाकू विमान संपूर्ण कैलेंडर काल और प्लेटफॉर्म की कुल तकनीकी जीवन खत्म करने के बाद सेवा से हटाया जाता है। बाकी मिग 21 को उनकी TCL और TTLE के आधार पर सेवा से हटाने के लिए पहले से तैयारी की गई है। 36 राफेल विमान मिलने का काम चल रहा है। अब तक कुल 26 विमानों को स्वीकृत किया गया है और उन्हें भारत पहुंचाया गया है। अब नजर डालते हैं परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए सवाल की। लोकसभा सांसद कुमारी रामिया हरिदास ने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या ऊर्जा के अन्य परंपरागत स्रोतों की तुलना में ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत परमाणु ऊर्जा है। देश में कितने परमाणु संयंत्र ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं और इनमें से प्रत्येक के द्वारा तुलनात्मक रूप से ऊर्जा से कितना उत्पादन किया गया है। 3 वर्षों के दौरान ऐसी घटना हुई है जिसके परिणाम स्वरूप जीवन को खतरा पैदा हुआ है। क्या हर विद्युत संयंत्र में सुरक्षा के लिए उपकरण स्थापित किए गए हैं? क्या सरकार की और अधिक परमाणु विद्युत संयंत्र शुरू करने की योजना है? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि नाभिकीय ऊर्जा द्वारा पैदा बिजली के प्रशुल्कों की तापीय बिजली पैदा करने वाले बेस लोड जनरेटर्स से तुलना की जा सकती है। फिलहाल नाभिकीय विद्युत क्षमता 22 रिएक्टरों से कुल मिलाकर 6780 मेगावाट है। इसके अलावा एक रिएक्टर KAPP-3 10 जनवरी 2021 को ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है।
नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं यानी स्थल चयन, डिजाइन, निर्माण और प्रचालन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में कार्यरत सभी कार्मिकों को उपयुक्त वैयक्तिक संरक्षा उपकरण और मॉनिटरिंग सहायक सामग्री प्रदान की जाती है। फिलहाल 6,780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टर चल रहे हैं। इसके अलावा 8,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले रिएक्टर निर्माण के अलग अलग चरणों में हैं। निर्माणाधीन और मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं के पूरा होने पर नाभिकीय क्षमता 2031 तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। भविष्य में नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने की भी योजना है। और अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से जुड़े सवाल की। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से पूछा कि क्या सुनामी, भारी बारिश और सूखे जैसी मौसम से जुड़ी असामान्य परिस्थितियां ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं। क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन और देश के पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन या विश्लेषण करवाया गया है? हाल के वर्षों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस समस्या के संबंध में की गई चर्चाओं और किए गए करारों का ब्यौरा क्या है और इस समस्या का समाधान करने की क्या कार्य योजना है? इस सवाल का जवाब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दिया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि करने में जलवायु परिवर्तन का योगदान कितना है, इस संबंध में भारत के लिए कोई प्रामाणिक अध्ययन नहीं कराया गया है। हालांकि कई अध्ययनों में सूखे, बाढ़ और हिमनदों के टूटने जैसी आपदाओं की निगरानी की जाती है। इन परिवर्तनों के खास तौर पर जलवायु परिवर्तन का परिणाम मानने का विज्ञान बहुत जटिल है और फिलहाल ये एक उभरता हुआ विषय है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया है और जलवायु परिवर्तन और भारत एक आकलन वर्ष 2030 के लिए सेक्टोरल और क्षेत्रीय विश्लेषण शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस अध्ययन में भारत के 4 संवेदनशील क्षेत्रों, हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम घाट, तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का आकलन किया गया है। इनमें कृषि, जल, वन और मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन किया गया है। वर्ष 2020, 2050, 2080 के दशकों के लिए किए गए अनुमानों में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए चौतरफा तापमान बढ़ने के संकेत हैं। इसका प्रभाव कृषि, विद्युत क्षमता, शुष्क मौसम और आर्द्र मौसम पर पड़ने की संभावना है। UNFCCC जलवायु परिवर्तन से निपटने के संबंध में वैश्विक स्तर पर कार्रवाई करने का सरकारी फोरम है। UNFCCC 1994 में लागू हुआ। भारत UNFCCC, उसके क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते का एक पक्षकार देश है। पेरिस समझौते के तहत भारत विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का समाधान करने के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पेश किया है। भारत ने NDC में 2021 से 2030 के लिए 8 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें वर्ष 2030 तक अपनी GDP का उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर 33 से 35% तक कम करना, 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से करीब 40% विद्युत ऊर्जा क्षमता हासिल करना, वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक पैदा करना शामिल है। अब बात देश के जाबाजों की करते हैं। हमारा अगला सवाल जुड़ा है भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा ने। उन्होंने जानना चाहा कि भूतपूर्व सैनिकों और सैन्य कर्मियों को दी जाने वाली पेंशन की वर्तमान संरचना क्या है। क्या मंत्रालय ने इस राशि को बढ़ाने पर विचार किया है? इस सवाल का जवाब रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिया। उन्होंने बताया कि सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए लागू वर्तमान पेंशन संरचना के अनुसार पेंशनरी अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। रिटायरिंग ग्रेच्युटी, सर्विस ग्रेच्युटी, विशेष पेंशन, विशेष ग्रेच्युटी, अमान्य पेंशन, अमान्य ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मृत्यु ग्रेच्युटी, अशक्तता पेंशन, युद्ध क्षति पेंशन, सामान्य परिवार पेंशन,
विशेष परिवार पेंशन, उदारीकृत परिवार पेंशन। इसके अलावा आश्रित पेंशन, विशेष परिवार पेंशन का दूसरा लाइफ अवार्ड, उदारीकृत परिवार पेंशन। साथ ही परिवार ग्रेच्युटी, पेंशन की गणना किसी व्यक्ति द्वारा ओवरड्रॉन की गई अंतिम परिलब्धियों के 50% पर की जाती है। कमीशन अधिकारियों के मामले में सेवा पेंशन अर्जित करने के लिए न्यूनतम सेवा 20 वर्ष है और अधिकारी रैंक के नीचे के कार्मिकों के मामले में 15 वर्ष है। केंद्रीय आयोगों की सिफारिश के आधार पर समय समय पर सशस्त्र बल कार्मिकों के संबंध में पेंशन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न सरकारी नीति संबंधी पत्र जारी किए गए हैं, जिनके फलस्वरूप पेंशन और परिवार पेंशन में वृद्धि हुई है। लोकसभा सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने विदेश मंत्री से पूछा कि क्या सरकार का विचार रोजगार की तलाश में विदेश जाने वाले युवाओं को धोखाधड़ी और जालसाजी से बचाने के लिए कोई योजना बनाने का लक्ष्य है। उन राज्यों का ब्यौरा कहां है जहां से सबसे ज्यादा युवा रोजगार के लिए विदेश जाते हैं। क्या सरकार का विचार देश में युवाओं को भ्रमित करने वाले ऐसे फर्जी एजेंटों के विरुद्ध कोई विधान बनाने का है। इस अहम सवाल का जवाब विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने विदेशों में नौकरी के इच्छुक, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं के लिए विदेशों में सुरक्षित और विधिक रोजगार की सुविधा के लिए देश में पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विवरण ई माइग्रेट पोर्टल पर डाले गए हैं। ये पोर्टल अलग अलग राज्यों में कार्यरत अपंजीकृत अवैध एजेंटों के नामों को भी दर्शाता है। 2016 से 2021 के लिए बीओआई के आंकड़ों के मुताबिक ऐसे 5 शीर्ष देश हैं जहां सबसे ज्यादा तादाद में श्रमिक और व्यावसायिक नौकरी के लिए विदेश जाते हैं। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका और ओमान शामिल हैं। 5 राज्यों से अधिकतम तादाद में लोग विदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान शामिल हैं। भारत सरकार ने 2016 में फर्जी एजेंसियों के खिलाफ शिकायतें मिली। इसके बाद राज्यों द्वारा इसके खिलाफ काम किया गया। सरकार समय समय पर टीवी और प्रिंट मीडिया के जरिए अभियान भी चलाती है। इन अभियानों के जरिए लोगों को पंजीकृत भर्ती एजेंटों की सेवाएं लेने और फर्जी एजेंटों के पास ना जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन संदेशों को विदेश मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट और दूसरे माध्यमों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रसारित किया जाता है। राज्यों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला सवाल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जुड़ा है कोयला उत्पादन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने। उन्होंने अपने सवाल के जरिए जानना चाहा कि क्या कोयला उत्पादन विद्युत क्षेत्र की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त है। क्या कोयला खदानों के बंद होने के बाद कामगारों को कोई मुआवजा दिया गया था। झारखंड में आगामी कोयला खनन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया। उन्होंने बताया कि 2020-21 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 716 मिलियन टन था। 2 अगस्त 2021 को कोल इंडिया लिमिटेड में कोयले का स्टॉक 55.31 मिलियन टन था और ताप विद्युत संयंत्रों के पास कोयला भंडार 23.83 मिलियन टन था, जो 13 दिनों के लिए काफी था। कोयला खानों को बंद करने पर कोल इंडिया लिमिटेड और उनकी सहायक कंपनियों और सिंगरेनी कोलरेरीज कंपनी लिमिटेड की सेवाओं से किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं गया था, ना ही छट्टी की गई थी। फिलहाल सीएम अधिनियम 2015 के तहत नीलामी का 12वां और एमएम अधिनियम 1957 के तहत नीलामी का दूसरा दौर प्रक्रिया में है, जहां नीलामी के लिए कुल 67 कोयला ब्लॉक की पेशकश की गई है। इन 67 ब्लॉक में से 16 झारखंड राज्य से हैं। लोकसभा सांसद एस ज्योतिमणि ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से सवाल किया। उन्होंने जानना चाहा कि हर जिले में बिस्तरों सहित ईएसआई अस्पताल खोले जाने के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है। तमिलनाडु में चयनित जिले कौन से हैं। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि किसी क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की स्थापना की स्वीकृति उस शहर या जिले के आकार पर ध्यान न देते हुए उस क्षेत्र में बीमित व्यक्तियों के आधार पर दी जाती है। ईएसआई योजना के तहत 160 अस्पताल हैं। इनमें से 50 अस्पतालों को सीधे ईएसआई द्वारा और 110 अस्पतालों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा अस्पतालों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना तमिलनाडु के 38 जिलों में से पेरम्बलूर और कलाकुरिची जिलों को छोड़कर 36 जिलों में अधिसूचित है।
इनमें से जिला मुख्यालय क्षेत्रों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में 13 पूरी तरह से और 23 जिले आंशिक रूप से अधिसूचित हैं। लोकसभा सांसद गोमती साय ने संचार मंत्री से सवाल किया। उन्होंने जानना चाहा कि छत्तीसगढ़ में रायगढ़ और जशपुर में बीएसएनएल और एमटीएनएल के टावरों की संख्या कितनी है और सरकार ने टावरों की सुविधा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं। इस सवाल का जवाब संचार, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने दिया। उन्होंने बताया कि एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई लाइसेंस सेवा क्षेत्र में ही दूरसंचार सेवाएं देता है। भारत संचार निगम ने जानकारी दी कि रायगढ़ में 128 और जशपुर में 102 मोबाइल टावर हैं। बीएसएनएल ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ सहित इसके सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्र में इसके मोबाइल टावरों का विस्तार तकनीकी और वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है। सरकार की सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा पहले चरण के तहत एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में बीएसएनएल ने गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में तय किए गए जगहों पर 525 टावर लगाए हैं। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जिसे पूछा है राज्यसभा सांसद अंबिका सोनी ने। उन्होंने विद्युत मंत्री से जानना चाहा कि क्या सरकार की देश के पहाड़ी राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए कोई नीति है। सरकार द्वारा इस संबंध में नीति बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस सवाल का जवाब विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने पहाड़ी राज्यों सहित देश में जल विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए जल विद्युत नीति 2008 जारी की है। इसकी विशेषताओं को अगर देखें तो इसमें निजी विकासकर्ताओं को स्थल अवार्ड करने के लिए राज्यों द्वारा पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है। राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति 2006 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध प्रशुल्क आधारित बोली से छूट संबंधी व्यवस्था को जनवरी 2011 तक निजी क्षेत्र जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बढ़ाया गया था। परियोजना से 1% अतिरिक्त निःशुल्क विद्युत प्रदान की जाएगी और स्थानीय विकास निधि के लिए निर्धारित की जाएगी। सरकार ने देश में जल विद्युत के विकास के लिए कई नीतिगत कोशिश की हैं। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005, राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति 2016, राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति 2007 और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार इसमें शामिल है। अगला सवाल ई वाहनों की बैटरी लागत से जुड़ा है। राज्यसभा सांसद प्रभाकर रेड्डी भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री से उन्होंने जानना चाहा कि क्या यह सच है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी की लागत 40% तक है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरियों की कीमत में वैश्विक रुझान क्या है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के संबंध में किए जा रहे अनुसंधानों का ब्यौरा क्या है। क्या कोई राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों या उनके पुर्जों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिया। उन्होंने बताया कि जी हां, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से मिली जानकारी के मुताबिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों का एक महत्वपूर्ण भाग है और ये अनुमान लगाया गया है कि बैटरी की कीमत वाहन लागत का करीब 30 से 40% तक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ऑटोमोटिव बैटरियों की भारत औसत लागत में 2019 की तुलना में 2020 में 13% की गिरावट आई है। 2023 तक औसत कीमत $100 प्रति किलोवाट घंटा करीब होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फिलहाल देश में एल्यूमिनियम एयर और सोडियम आयन बैटरियों जैसी मेटल एयर बैटरी पर शोध किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 13 राज्यों ने विशिष्ट इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अनुमोदित किया है। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद प्रशांत नंदा ने। यह सवाल पर्यटन मंत्री से किया गया। सांसद प्रशांत नंदा ने जानना चाहा कि क्या सरकार ने प्रसाद योजना की ऑनलाइन उपलब्धता स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। प्रसाद योजना के तहत ऑनलाइन सेवाओं के लिए कितने उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है और प्रसाद योजना के तहत मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता की कितनी राशि आवंटित और उपयोग की गई है। इस सवाल का जवाब पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। उन्होंने बताया कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। अक्टूबर 2017 में योजना का नाम बदलकर तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत निजी पक्षों और नागरिकों को कोई निधि जारी नहीं की जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन तैयार नहीं की गई है। इस योजना का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।
इस योजना के तहत वित्त मंत्रालय के ऑनलाइन PFMS के माध्यम से राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। लोकसभा सांसद CP जोशी ने रेल मंत्रालय से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या रेलवे ने देश में रेलवे स्टेशनों को विरासत स्टेशन के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चयनित रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है? चित्तौड़गढ़ स्टेशन के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय की देश में स्टेशनों को धरोहर रूप देने की कोई नीति नहीं है। बहरहाल स्थानीय रेल प्रशासन स्टेशन भवन में कभी कभी स्थानीय विशेषताओं और वास्तुशिल्प अंशों को शामिल कर लेते हैं। इसी के साथ संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Someone who has spent a lifetime in service of Indian